कैसे मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जेपी एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपदा प्रबंधन से रिलेटेड सारे का सारे क्वेश्चन आंसर क्लियर करने के लिए थ्योरी लेकर के आए हैं। पिछले वीडियो में पूरे के पूरे परिचय आपको दिए थे, सिर्फ आपदा प्रबंधन के बारे में परिचय कि इसका इंट्रोडक्शन यानी कि क्या होता है क्या नहीं होता है, इसे क्या किसे कहते हैं, या आपदा क्या होता है, आपदा कितने प्रकार के होते हैं, आपदा कौन कौन से चीज आपदा होते हैं, ये सारी बात बताए थे। आज हम लोग आपदा से रिलेटेड ही बहुत गहरी तरह से जानने के प्रयास करेंगे और एक ही वीडियो में सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन आंसर रहेगा, वो क्वेश्चन आंसर वाले टॉपिक में लेकर के आएंगे और सारे के सारे क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा क्लियर करते चलेंगे। इसमें थ्योरी है तो थ्योरी आपका बुक से रिलेटेड सारे के सारे कंप्लीट। और बिल्कुल याद रखिए, मैट्रिक एग्जाम में 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, कभी कभी 4 नंबर का भी क्वेश्चन आता है। तो 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन या 7 नंबर का भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो बिल्कुल इससे डरना नहीं है। 5 से 6 नंबर आपके मुट्ठी में होगा, ये बिल्कुल दावा के साथ। चलिए शुरुआत करते चलेंगे। सामाजिक विज्ञान क्लास 10th के हम लोग एनसीईआरटी के बिल्कुल आपको एनसीईआरटी का बुक से बिल्कुल मिलेगा। सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान का एक एक्सरसाइज होता है आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन एक अलग सब्जेक्ट होता है, ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज है, सब्जेक्ट है आपदा प्रबंधन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं, है ना। तो डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन से रिलेटेड हम लोग जितने चीज जानेंगे सारे के सारे कंप्लीट होने वाले हैं। और बिल्कुल इसे पढ़ना बिल्कुल जरूरी है, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी है, जो ना पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आखिर आपदा होता क्या है। आपदा एक घटना है, आपदा क्या है, घटना है, एक्सीडेंट है। और एक्सीडेंट कभी भी किसी के साथ में कैसे भी हो सकता है, ये बिल्कुल सबको के पता है। और जब सबको पता है कि एक्सीडेंट का होता है, तो एक्सीडेंट से बचने के लिए और एक्सीडेंट होने से पहले हम उसको रोकने के लिए क्या करते हैं क्या नहीं करते, एक बात तो पता हर व्यक्ति को होना ही चाहिए। इसीलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कि आखिर कौन कौन से आपदा होते हैं, कैसे आपदा होता है, कौन कौन से आपदा को हम कैसे बचा सकते हैं, ये सारी घटना हम लोग क्लियर करेंगे। शुरुआत अगर बात करें तो आपदा के बारे में अगर बात करें तो आपदा एक एक्सीडेंट है। आपदा बिल्कुल 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक आपदा, एक होता है मानव निर्मित आपदा या मानव जनित आपदा। प्रकृति का आपदा किसे कहते हैं, तो प्रकृति का आपदा वैसे आपदा को कहते हैं जिसको मानव यानी इंसानों के बिल्कुल सूझबूझ से बाहर होता है। वैसा घटना जो भगवानिक घटता है, जो भगवान के दैनिक होता है या घट जाता है ना, ये प्रकृति के हिसाब से घटता है, उसे हम लोग प्रकृति की आपदा कहते हैं। और जिसको घटने में या जिसको एक्सीडेंट होने में मानव का हाथ होता है, उसे हम लोग मानव जनित आपदा कहते हैं। मानव जनित आपदा, प्रकृति आपदा, दोनों आपदा के बारे में जानेंगे। पहले हम लोग जानेंगे प्राकृतिक आपदा, क्योंकि प्राकृतिक आपदा को आज तक कोई रोका नहीं है, इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है, रोक नहीं सकते। प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, या आप कह सकते हैं कि बाढ़ हो, सुखाड़ हो, ये सारे चीज को आप कम प्रभाव को कर सकते हैं, लेकिन आप रोक नहीं सकते, क्योंकि आप अंधड़ बंडोवा से, हवा से आप नहीं लड़ सकते, आग से आप नहीं लड़ सकते, यहाँ तक कि पानी जब आए तो पानी से भी आप लड़ नहीं सकते, रोक नहीं सकते। हाँ, कम कर सकते हैं उसको, प्रभाव को विनाशशीलता से कम विनाश होने के कगार पे आप ला सकते हैं, उससे कुछ अलग तरीका आप अपना सकते हैं, लेकिन उसको खत्म नहीं कर सकते। तो प्राकृतिक आपदा बहुत बढ़िया चीज है, और ये बढ़िया चीज होने के साथ साथ इसके बारे में जानना हम लोगों को बढ़िया चीज। वैसे प्राकृतिक आपदा बढ़िया चीज नहीं है, इसके बारे में हम लोग को जानना आवश्यक है, बढ़िया है, और साथ में इसका सुझाव और इसके साथ साथ इसके निवारण के बारे में हमको जानना बिल्कुल जरूरी है, आवश्यक है। शुरुआत करते हैं, प्राकृतिक आपदा में ही आएगा भूकंप और सुनामी। अब भूकंप के बारे में जानेंगे, सुनामी के बारे में जानेंगे। पहले तो भूकंप जानिए। तो भूकंप हमारे पृथ्वी के कंपन को भूकंप कहते हैं। नॉर्मल बात याद रखिए, हमारे पृथ्वी के कंपन करना भूकंप कहलाता है। क्या कि पृथ्वी जब कभी कोई कंपन करता है, जब पृथ्वी पर जब कभी कोई कंपन होती है तो क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। अर्थात दूसरे शब्द में ये कह सकते हैं कि भूमि के कंपन को भूकंप कहते हैं। भूमि को कंपन या पृथ्वी के कंपन को क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। बस नॉर्मल बात है, इसके बारे में आगे डिटेल में जानेंगे। अब देखेंगे सुनामी। सुनामी क्या है, तो जब समुद्र के तली में भूकंप, तो हम लोग हमारा जो पृथ्वी है, थल असल जो जमीन वाला भाग है, वहां पर जब आता है तो उसको भूकंप कहते हैं। और भूकंप ऐसा नहीं कि जमीन पे ही आता है, पहाड़ पे ही आता है, जंगल में आता है,
आपको बता दे कि भूकंप जो है ये समुद्र में भी आता है, और जब समुद्र में भूकंप आए तो उसके ऊपर वाला जो पानी वाला भाग होता है वो कई मीटर ऊंचाई तक उछाल मारता है, और जो उछाल मार करके और किनारे यानी तट किनारे वाला भाग में भारी तबाही जब मचाता है, उस भारी तबाही को हम लोग क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुनामी। और ऐसा सुनामी आप चक्रवात में भी समझेंगे और बात को समझेंगे। सुनिए, पहले बात करते हैं कि जब समुद्र के तली में भूकंप होता है, जब समुद्र के तली में भूकंप होता है तो जल कई मीटर तक ऊपर उठ जाता है, जल पानी जो है कई मीटर तक ऊपर ऊंचा उठ जाता है, और वही जो उछाल आती है और तटीय क्षेत्र में तबाही मचाते हैं। तटीय मतलब किनारे वाले भाग में, समुद्र के जो किनारे वाला एरिया वहां पर तबाही मचाती है, उसी को क्या कहेंगे? सुनामी कहते हैं। आगे अगर बात जानेंगे भूकंप के बारे में, तो भूकंप तथा सुनामी के तीव्रता मापने की बात जो होता है वो रिएक्टर स्केल द्वारा मापते हैं, यानी कि एक गणितीय स्केल है, गणितीय पैमाना का नाम है रिएक्टर स्केल। वैसे यंत्र होता है सिस्मोग्राफ, बिल्कुल याद रखेंगे। भूकंप को मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप को मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं, और इसे गणितीय यानी रिएक्टर स्केल गणितीय पैमाने में मापा जाता है। बिल्कुल याद रखेंगे, गणितीय पैमाने में इसको मापा जाता है, रिएक्टर स्केल में। आगे अगर बात करें हम लोग, तो भूकंप तथा सुनामी दोनों ही घटना जो है लाखों लोगों की मृत्यु होती है। दोनों घटना, चाहे भूकंप हो या सुनामी हो, दोनों घटना प्रकृति घटना इतना विनाशकारी घटना है कि जब ये दोनों आता है ना, तो हमेशा लाखों करोड़ों संपत्ति, लाखों करोड़ रुपए की संपत्ति को, लाखों करोड़ लोगों को तबाह करके चला जाता है। ये ऐसा घटना जो क्षण भर में कहते हैं, ये पल भर में तबाह करके तबाही मचा कर चला जाता है। तो बिल्कुल याद रखेंगे, भूकंप सुनामी दोनों घटनाओं में लाखों लोगों की मृत्यु होती है। भूकंप से भारी बर्बादी होती है, भवनों का गिरना, पुल का टूटना, जमीन में दरार होना, दरार से गर्म जल निकल के सोते जो होते हैं, सोते का निकलना जैसी घटनाएं समान रूप से आप बिल्कुल देख सकते हैं। वो देखने लायक होता है, ऐसा चीज कि बिल्कुल जब भूकंप आए तो जमीन फट जाएगा, बिल्कुल ऐसा होता है, जमीन फट जाते हैं, बहुत बड़े बड़े भवन होते हैं वो गिर जाते हैं, पेड़ बगात का गिरना, एक सारी जो है आम घटना हो जाती है जब भूकंप आता है तब। आगे बात करें सुनामी के बारे में, सुनामी की लहरें, जब सुनामी में समुद्र से जब लहरें उठती है और किनारे तक आती है तो विनाशशीलता क्या होता है? विनाश लीला लाती है, यानी बहुत ज्यादा विनाशकारी होती है। इसमें भी तट के किनारे मतलब समुद्र के जो किनारे जिसको बीच बोलते हैं, तो उसी किनारे वाले भाग में जो आनंद ले रहे पर्यटक होते हैं, जो घूमने आए हुए शरणार्थी होते हैं, पर्यटक होते हैं, तो उन पर्यटक को मछुआरे जो मछली मारने के लिए समुद्र के किनारे आते हैं, उनको साथ में नारियल के जो कृषक यानी नारियल के खेती कर रहे होते हैं, जो बीच यानी समुद्र के किनारे वाला एरिया वाला पर जो किसान होते हैं, कृषक होते हैं, किसान, उन सबको प्रभावित करता है, यानी उन सबको नाश करता है, विनाश करता है। आगे अगर बात हम लोग समझे तो ये बिल्कुल जानेंगे भूकंपीय तरंग होता कैसा। भूकंपीय तरंग बिल्कुल इस तरह से होता है, कभी आप मोबाइल में या कभी आप टीवी वगैरह में देखे होंगे, किसी आवाज के ध्वनि जो होता है ना, बिल्कुल इसी तरह से आवाज भी ऐसे ही निकलता है, बिल्कुल साउंड आप देखिए, कभी कभी आप रिकॉर्डिंग किए होंगे या कभी किसी चीज के देखेंगे तो बिल्कुल इसी तरह, और ऐसा ही कंपन होता है भूकंप का तरंग। अब सुनिए, यहाँ पर भूकंप के समय उठने वाले कंपन को मुख्यतः 3 भाग में बांटता है, प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग और एवं दीर्घ तरंग होते हैं, 3 भाग में बांटा जाता है। बिल्कुल याद रखेंगे, भूकंप के में जो उठने वाले तरंग होते हैं उन्हें 3 तरंग में बांटते हैं, प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग और तृतीय तरंग। प्राथमिक तरंग तो जल्दी आता है लेकिन कम विनाशकारी होता है, लेकिन तृतीय तरंग जो होता है वो बहुत ज्यादा विनाशकारी होता है, धीरे धीरे आने में टाइम लगता है लेकिन धीरे धीरे आता है, लेकिन विनाशकारी खूब होता है, बहुत ज्यादा विनाश करके जाता है। सुनिए पहले प्राथमिक तरंग के बारे में। प्राथमिक तरंग सबसे पहले पृथ्वी पर पहुंच जाता है, प्राथमिक तरंग जो होता है सबसे पहले पृथ्वी के ऊपरी सतह पर पहुंच जाता है। जब केंद्र में उठता है तरंग ना, तो सबसे ऊपरी परत पर सबसे पहले पहुंचेगा, लेकिन आएगा तुरंत चला जाएगा, इससे कम प्रभावित लोग होते हैं, यानी कि विनाश कम होता है। दूसरी बात समझेंगे, द्वितीयक तरंग। द्वितीयक तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, द्वितीयक तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, और इसकी गति प्राथमिक तरंग से कम होती है। ये प्राथमिक तरंग जो होते हैं, प्राथमिक तरंग सबसे पहले आता है और जाता है, आया और चला गया,
लेकिन द्वितीयक तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं और इसकी गति प्राथमिक तरंग से कम होती है। ये इससे ज्यादा विनाशकारी होता है और सबसे ज्यादा विनाशकारी होता है तृतीयक तरंग, जिसको हम लोग दीर्घ तरंग कहते हैं। तृतीयक तरंग को क्या बोलते हैं? दीर्घ तरंग के नाम से जानते हैं। और इसकी गति सबसे कम यानी ना के बराबर ऐसा गति रहेगा, सबसे कम गति रहेगा। धीमी गति के साथ ये क्षैतिज रूप पे, क्षैतिज मतलब धरती के सबसे ऊपरी सतह पर क्षैतिज रूप पर चलने के कारण कहता है किसी स्थान पर सबसे बाद में पहुंचती है। इतना धीमे धीमे चलता है कि सबसे बाद में क्षैतिज सबसे ऊपरी वाला सतह पर पहुंचेगा। लेकिन यह तरंग जो है अधिक विनाशकारी होते हैं। यह तरंग जो होता है अधिक विनाशकारी होते हैं। कौन? ये सबसे लास्ट वाला जो दीर्घ तरंग होते हैं वो तरंग। तो दीर्घ तरंग या तृतीय तरंग कहें तो ये सबसे ज्यादा क्या होता है? विनाशकारी होता है प्राथमिक तरंग और द्वितीय तरंग के अपेक्षा। अगला अगर बात समझे तो भूकंप से बचाव के उपाय, यानी भूकंप से हम लोग बचेंगे कैसे, इसके बारे में हम लोग कुछ उपाय समझते हैं। तो भूकंप से बचाव के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जा सकते हैं। भूकंप से आप डायरेक्टली भूकंप को खत्म नहीं कर सकते, भूकंप से आप बच सकते हैं, इसके लिए उपाय कर सकते हैं, इसके प्रभाव को आप कम कर सकते हैं। कैसे? जो सुनिए। पहली बात कि भूकंप का पूर्वानुमान लगाकर, मतलब समझिए कि भूकंप की पहले सूचना देकर, आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ के वैज्ञानिक ने इतना आगे तरक्की किया है कि भूकंप कब आने वाला है, कितना समय बाद आने वाला है, उसके पहले ही उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। यानी भूकंप के बारे में पूर्वानुमान मतलब पहले अनुमान कर लेते हैं, पहले ही बता देते हैं कि कहाँ भूकंप आने वाला है, कि बारिश होने वाला है, कि क्या आने वाला है। यह सारी घटना पहले बता दिया जाता है और ये हमारे वैज्ञानिक ने इतना आगे तरक्की किया है, जांच कर लिया है ना। तब ये जानेंगे कि भूकंप लेखी यंत्र से, भूकंप लेखी यंत्र से प्रवाहित बड़े भूकंप का पूर्वानुमान, यानी बड़े बड़े भूकंप जो आते हैं उसको पूर्वानुमान मतलब पहले अनुमान लगा करके, पहले जांच करके और इसके क्षति को कम किया जा सकता है। यानी कुछ सबको लोगों को सचेत कर दिया जाए और सचेत करने के बाद उसको क्या कर दिया जाए, यानी उसके प्रभाव को कम कर दिया जाए। मान लीजिए अगर एग्जाम्पल है, आपको पहले बता दिया जाए कि 10 मिनट बाद बारिश होने वाला है, 10 मिनट बाद बारिश होने वाला है, और बता देने के बाद आपको कोई कहते कि बाबू देखो बादल घिरा हुआ है, 10 मिनट बाद लगता है बारिश होने वाला है। सभी लोग कपड़ा उपड़ा जाए, जो घर से बाहर अगर खुला रखा हुआ हो उसको घर के अंदर कपड़ा उपड़ा निकाल लेते हैं, या कुछ अगर खाने या भीगने वाला चीज हो जो बेकार हो जाता है भीगने के बाद, तो वो चीज हम लोग घर में रख लेते हैं। तो या जलावन उलावन हो उसको घर में रख लेते हैं ताकि बारिश आए तो उससे कोई दिक्कत ना हो, तो उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। ना कि अचानक बारिश आ जाए, हमको पता ही नहीं चले, जितना बाहर रहेगा तो बाहर भीग जाएगा, अंदर रहेगा वो अंदर रह जाएगा। तो इस तरह से इसको प्रभाव को कम किया जा सकता है पहले अनुमान लगा करके। आप देखे होंगे बड़े बुजुर्ग लोग ऐसे होते हैं कि सिर्फ आकाश को देख कर बताते हैं कि लगता है कि बारिश होने वाला है। पहले इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, लेकिन पुराने वाले जमाने के जितने लोग हैं वो सब सिर्फ आकाश को देख करके आपको टाइम से लेकर के और अथी में होने वाले जितने चीज होते हैं वो सारे चीज को सिर्फ ऊपर देख करके बता देते हैं। तो पहले की बात है, आजकल नया नया टेक्निकल आ गया है कि बिल्कुल उसको पहले ही बता देते हैं कि भूकंप आने वाला है, नहीं आने वाला है, कब आने वाला है, कितना समय तक रहेगा, कितना तेजी से आएगा, ये सारा बात बताया जाता है। आगे अगर सुनिए तो ये हम लोग जानेंगे भूकंप आने का जो पूर्वानुमान क्या है, पहले अनुमान कर लेते हैं अब भूकंप लेखी यंत्र से इसको प्रभावित करने के लिए। अगर दूसरी बात जा रहे तो ये समझेंगे कि भवन का निर्माण। अब देखिए भवन का निर्माण भी हम इसी तरह से कर सकते हैं। कौन तरीका से? कि भवन का निर्माण यानी कि भवन रोधी यानी भूकंप रोधी भवनों का निर्माण करके हम भवनों को बचा सकते हैं, यानी कि घर को बचा सकते हैं। भूकंप रोधी घर जब बनाएंगे तो भवन को बचा सकते हैं बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो कहता है कि भूकंप से विनाश को ध्यान में रखते हुए भवनों को कहता है भूकंप रोधी तकनीकों के आधार पर बनाना चाहिए। कहता कि भवनों भूकंप से बचाव के लिए या जिस क्षेत्र में ज्यादा भूकंप आते हैं वैसे एरिया में एक बात को ध्यान में रखते हुए उस भूकंप के आधार पर यानी भूकंप रोधी के आधार पर कह सकते हैं, ये भूकंप रोधी तकनीक के आधार पर भूकंप को क्या बनाना चाहिए, घर को बनाना चाहिए। अगली बात अगर बात करें तो तीसरा नंबर आता है प्रशासनिक कार्य। अब देखिए प्रशासनिक मतलब का, प्रशासन का मतलब पुलिस होता है। क्या होता है? पुलिस होता है या सिपाही कह सकते हैं। देखिए प्रशासनिक कार्य समझिए या ऑफिसर वाला बात कहिए जो सरकारी ऑर्डर पे जो मिलता है तो उसकी बात करते हैं, तो प्रशासनिक हो गया। प्रशासनिक कार्य समझिए तो भूकंप से होने वाले बर्बादी को रोकने के लिए
भूकंप से होने वाले बर्बादी को रोकने के लिए कहता है कि प्रशासनिक सतर्कता अति आवश्यक है। यानी कि सरकार की ओर से सतर्क रहने के लिए पहले ही अनुमान जो करने के बाद और उसको सतर्क रहने का सूचना दिया जाना चाहिए, ये अति आवश्यक बहुत जरूरी है। साथ में कहता है जैसे अग्निम कंपन के आधार पर, अग्निम कंपन के आधार पर भूकंप की संभावना बताती है बनती है। कहता है कि इसके आधार पर यानी सिस्मोग्राफ के आधार पर एक कहता है कि भूकंप के संभावना बताती है बनती है कि भूकंप आने वाला, वो बताया था कि भूकंप आने वाला है और उसको से सभी लोगों को क्या सूचना देना जरूरी है। कहता है कि उसे घोषित करने के लिए आधुनिक मीडिया का, पुलिस का, जिला प्रशासन अधिक सक्रिय रहना चाहिए। और ये लोग जब ज्यादा सक्रिय रहेंगे, मीडिया, पुलिस और साथ में आधुनिक तकनीक जितना है, ये सब लोग अगर सक्रिय रहेंगे, सभी लोग तत्पर रहेंगे, तो हम लोगों को जल्दी सूचना मिलेगा और इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। हम लोगों को पता चले कि भूकंप आने वाला है, घर से हम लोग बाहर होंगे ताकि घर गिरे भी तो हम लोग जान माल की नुकसान बहुत कम मात्रा में हो, है ना। चलिए आगे देखेंगे। अगला नंबर देखिए पॉइंट क्या कहता है कि गैर सरकारी मतलब प्राइवेट संस्थान। ये सरकारी वाली में तो वो समझ गए कि प्रशासनिक हो गए, और जो सरकारी ना है उसको गैर सरकारी बोलते हैं, या गैर सरकारी जो सरकारी ना प्राइवेट संस्थान। और प्राइवेट संस्थान का भी कुछ कुछ जिम्मेवारी होती है कि लोगों को पहले सूचना दे करके या लोगों को बचाव देख रेख करना। कहता कि गैर सरकारी जो संगठनों का सहयोग भूकंप या किसी भी प्रकार के आपदा जब आए तो आपदा का प्रबंध से स्वयंसेवी संस्थाएं या विद्यालय आम लोगों को कहता कि बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। ये लोग हैं जो बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। ये तत्काल राहत पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। ये तत्काल मतलब जल्दीबाजी में अति आवश्यक है, जहां पे इमरजेंसी है वहां पर आवश्यक यानी कि हेल्प करने में मदद कर सकते हैं। कहता है कि भूकंप से पूर्व यानी पहले लोगों को भूकंप रोधी भवन निर्माण, भूकंप के समय बचाव हेतु प्रशिक्षण करा सकते हैं। कहता है कि भूकंप आने से पहले भूकंप जब घर बना रहे हैं तो भूकंप रोधी घर बनाने के लिए, साथ में भूकंप के समय में उनको बचाव के लिए कई सारे क्या कर सकते हैं, प्रशिक्षण दे सकते हैं कि कैसे भूकंप से बचना चाहिए, कैसे नहीं बचना चाहिए, ये सारे बात बताना चाहिए। ये होता है सरकारी और गैर सरकारी यानी कि सरकारी और प्राइवेट दोनों संस्थाओं का ये फर्ज होता है। साथ में अगली बात ये समझेंगे कि भूकंप के समय भागने के बदले अपने कमरे के किसी कोने के दीवार के सहारे खड़ा हो जाना चाहिए। जब भी आप भूकंप आने की संभावना हो या भूकंप आ रहा हो तो भागने के बजाय बिल्कुल जब उसको भूकंप आने के पहले भाग सकते हैं, लेकिन जब भूकंप आया हुआ है उस समय आप घर के दरवाजे, घर के जब दीवार है, दीवार के कोने के सहारे बिल्कुल खड़ा हो जाइए। वहां पर भूकंप का झटका बिल्कुल कम ना के बराबर महसूस होता है। कहता है खड़ा होना चाहिए क्योंकि वहां गिरने वाली जो मलबे होते हैं का प्रभाव सबसे कम होता है। ऊपर से जो मलबे छत गिरते हैं या किसी टुकड़े अगर गिरते हैं तो वो आपके कोना में बहुत कम ना के बराबर गिरता है। वैसे इधर उधर तो बहुत जल्दी गिर जाएगा, लेकिन कोना वाला जो क्षेत्र होते हैं, एरिया होते हैं, वहां पर कुछ भी होता है वो कम गिरता है, ना के बराबर गिरता है। क्लियर। अगला नंबर देखिए पॉइंट क्या कहता है, यानी भूकंप के बारे में। कहता है भूकंप एक बहुत बड़ी और अत्यंत विनाशकारी प्रकृति आपदा है। भूकंप एक बहुत बड़ी एवं अत्यंत विनाशकारी प्रकृति आपदा है। भूकंप आने से कुछ ही देर में इतनी बर्बादी हो जाती है कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कहता है कि यह इतनी बड़ी और बहुत बड़ा विनाशकारी आपदा है, प्रकृति आपदा, कि इसको आने से कहता है कि इतनी बर्बादी होती है कि जिसकी कल्पना, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते कि इतना बर्बादी होता होगा भूकंप की वजह से। आगे अगर बात करें भूकंप जैसी प्रकृति आपदा के लिए सुरक्षित आवासीय मतलब घर, आवासीय में क्या होता है, घर या सार्वजनिक भवन, या सार्वजनिक मतलब जो सामुदायिक भवन होते हैं जो सरकार द्वारा बनाए जाते हैं कुछ भवन, तो उनको बोलते हैं सार्वजनिक भवन के निर्माण के लिए निम्नलिखित बिंदुओं का अवश्य ध्यान देना चाहिए। कौन कौन बिंदु का ध्यान देना चाहिए, जे सुनिए। पहली बात यह है कि भवनों को आयताकार होना चाहिए। भवन, घर जब भी बनाइए तो आयताकार घर बनाइए जिसका लंबाई ज्यादा और चौड़ाई कम हो। तो कहता है कि भवनों को आयताकार होना चाहिए और नक्शा साधारण होना चाहिए। नक्शा कैसा होना चाहिए, साधारण उसका नक्शा होना चाहिए। साथ में लंबी दीवारों का सहारा देने के लिए ईंट और पत्थर, दीवार जो हो ईंट और पत्थर के साथ साथ
कंक्रीट के कॉलम होने चाहिए। ईंट और पत्थर के साथ साथ कहते हैं उसमें कंक्रीट जो सीमेंट वगैरह लगते हैं उसके लिए बिल्कुल जगह होना चाहिए, खाली कॉलम होना चाहिए। तो वही बोलता है कि लंबी दीवार का सहारा देने के लिए, लंबे लंबे दीवार का सहारा देने के लिए ईंट और पत्थर या कंक्रीट का कॉलम होने चाहिए, जब बिल्कुल जरूरी है। साथ में आगे कहता है तीसरा नंबर कि नींव, जब भी घर बनाइए तो नींव बिल्कुल मजबूत वाला डालिए और भूकंप रोधी होनी चाहिए। नींव जो है सबसे नीचे वाला जो शुरुआत जो करते हैं, जिसको हम पिलर कहें या और कुछ कह सकते हैं, तो उसका आधार बेस जो होना चाहिए बिल्कुल मजबूत होना चाहिए, एकदम भूकंप रोधी होनी चाहिए। चौथा नंबर कहता है कि इसका दरवाजा या खिड़की हो ये भी भूकंप रोधी होना चाहिए। कहता दरवाजे एवं खिड़की भी भूकंप रोधी होनी चाहिए। साथ में गलियों और सड़कों का जो चौड़ाई होता है वो भी ज्यादा चौड़ाई यानी चौड़ी होनी चाहिए। साथ में यानी कि दो घरों के बीच में जो जगह होता है उस जगह पे यानी कि दो भवनों के बीच में पर्याप्त दूरी होना चाहिए, यानी खाली स्थान जगह होना चाहिए। ये बिल्कुल बात होना चाहिए, घर बना रहे हैं, भवन बना रहे हैं तब। अगली बात समझिए, तो हम लोग देखेंगे बाढ़ और सुखाड़। बाढ़ और सुखाड़ भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे हम लोग बाढ़ और सुनामी देखे, सुनामी और भूकंप देखे, वैसे ही बाढ़ और सुखाड़ है जो अत्यंत विनाशकारी क्या है, प्रकृति का आपदा है। इसके बारे में पहले समझे, तो इसके बारे में देखिए, समझने के लिए हम लोग सुनामी से कुछ गुजर लेते हैं, क्योंकि सुनामी हम लोग को तो पहले भूकंप के बारे में जाने, सुनामी के बारे में जानेंगे, उसका बाढ़ और सुखाड़ भी है, ये दोनों क्लियर बिल्कुल याद है। सुनामी एक बाढ़ की तरह ही अगर बात करें तो इसमें भी पानी की बात होता है और इसमें भी पानी की बात आएगा, ये भी हम क्लियर करेंगे। अब सुनामी से बचाव के लिए बात कर लेते हैं, क्योंकि बाढ़ भूकंप के बचाव के लिए तो हम लोग बात कर लिए, अब हम लोग जानेंगे सुनामी के बचाव। तो सुनामी का एक विनाशकारी प्रभाव तटीय प्रदेशों में अधिक होता है, क्योंकि सुनामी समुद्र के किनारे या कुछ बड़े जलाशय वाले एरिया रहते हैं उसके किनारे वाले लोगों को ज्यादातर होते हैं। तो बिल्कुल याद रखिए, सुनामी का विनाशकारी प्रभाव तटीय प्रदेशों में अधिक होता है। कहता तट के किनारे कई मीटर ऊंचे तक उठने वाले तरंग जो होते हैं, मोटर बोट मतलब वैसा नाव जिसमें मोटर लगा हुआ अपने से चलने वाला, जो डीजल वगैरह की बात करें, या मछली पकड़ने वाले जो मछुआरे वाले जो नाव होते हैं, वो कहता तट के किनारे के घरों को नष्ट कर देते हैं। कहता सुनामी जो है विनाशकारी प्रभाव को तटीय प्रदेशों में ज्यादा होता है और इसके किनारे, कहता तट के किनारे यानी समुद्र के किनारा वाला जो भाग होता है वहां पर कई मीटर ऊंचे तक उठने वाला तरंग, मोटर बोट, मछली पकड़ने वाले नाव और तट के किनारे वाले जो घर होते हैं उन सबको बर्बाद करता है, नष्ट करके चला जाता है। साथ में ये कहते हैं कि समुद्र के बीच में स्टेशन, प्लेटफॉर्म बना करके सुनामी का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। कहता है कि समुद्र के जब बीच में, याद रखिएगा, समुद्र के किनारे सुनामी आता है तो समुद्र के किनारे जितना प्रभाव करेगा, जितना विनाशशीलता होगा, उतना उसके अंदर नहीं होता है। अगर नाव चलाने वाला व्यक्ति अगर मछुआरा हो तो समुद्र के किनारे अगर रहेगा तो वो जल्दी यानी कि खत्म हो जाएगा, लेकिन वही अगर बीच में रहेगा उसको कम प्रभावित करता है। ये बात से बिल्कुल याद रखेंगे कि समुद्र के बीच में स्टेशन बना करके या प्लेटफॉर्म बना करके सुनामी को पहले अनुमान करके और लोगों को सूचना दिया जा सके, इसका अनुमान लगाया जा सकता है और इससे होने वाले क्षति को कम किया जा सकता है। कहता है यह समुद्र के नीचे क्षैतिज हलचलों का अध्ययन करके और तट के संकेत को देता है, तट को यानी किनारे वाले भाग में संकेत देता है, जिससे लोगों को सावधान होने का समय मिल सकता है। यानी बीच में रहेगा और वहां पर पता चल जाए कितना जोर से भूकंप या सुनामी आने वाला है, और इस बात को कहा तटीय वाले भाग यानी किनारे पर वाले लोगों को बता दिया जाए, तब वहां के लोगों को लिए भागने के लिए या सुरक्षित होने के लिए समय मिल जाता है। और इसी समय से कहता के तट के किनारे मछुआरा को न पर जा करके और गहरे समुद्र में जाने का संदेश दिया जाता है। कहता है कि तट के किनारे जो मछुआरे होते हैं उस किनारे वाले मछुआरे को कहता है कि तट पर न जा करके और समुद्र के गहरे वाले हिस्सा में जाने का संदेश दिया जाता है, क्योंकि सुनामी जो है समुद्र के बीच में अवरोध का अभाव विनाश नहीं करती। बिल्कुल याद रखिए, कहता कि जब मछुआरे लोग जब समुद्र के गहरे भाग में चल जाएंगे तो वहां पर सुनामी कितना भी तेज से क्यों ना हो, लेकिन किनारे वाले भाग के अपेक्षा बीच में बहुत अवरोध कम करता है, रुकावट नहीं होता है, जिसके वजह से सुनामी आता है और चला जाता है। लेकिन किनारे वाले भाग में रुकावट होते हैं, तट होते, किनारा होता है, इसके वजह से उछाल मार करके और तबाही मचा करके बटोर के लेके चलाता है।
तो ये बात बिल्कुल याद रखेंगे, समुद्र के किनारे वाले मछुआरे को ज्यादा प्रभावित होते हैं और समुद्र के बीच में जो मछुआरे होते हैं सुनामी के समय उनको कम क्या होते हैं, प्रभावित करते हैं, विनाश होते हैं, यानी कि खराबी होते हैं। क्लियर? तो बिल्कुल याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो बिल्कुल आप लोग मारने बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। साथ में अगला बात करेंगे तटबंध निर्माण और मैंग्रोव झाड़ी। अब तटबंध मतलब देखिए समुद्र के किनारे वाला एरिया है, वहां पर ऐसे ऐसे पथरीले कंक्रीट का निर्माण करना चाहिए ताकि समुद्र का जो पानी आए या अति आए, कह सकते हैं कि झरना की तरह जब आए तो वो हमारे तरफ आए किनारे, लेकिन वो बिल्कुल उसी में फंस करके उलझ करके और रह जाए, बाकी वापस फिर लौट जाए। और यही कारण होता है किसमें, आपको मैंग्रोव वाली झाड़ी, जिसको कहते हैं मैंग्रोव झाड़ी या कह सकते हैं कि तट के किनारे वाले झाड़ी होते हैं, इस वाले झाड़ी। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसका इतना बहुत बड़े बड़े टहनी डाली और जड़ी होते हैं कि समुद्र के पानी तो आता है लेकिन यहाँ पर आते आते बिल्कुल इसी में दम तोड़ देता है और जिसके वजह से इससे आगे नहीं बढ़ पाता। तो यहाँ पर ये सिर्फ रक्षा नहीं, सुरक्षा कवच के रूप में एक काम करता है। तो मैंग्रोव झाड़ी हो जाए या आप कह सकते हैं कि तट के किनारे वाले जो कंक्रीट का जो तटबंध बनाया होता है, ये भी हमारे लिए एक वरदान की तरह काम करता है। तो बिल्कुल याद रखेंगे, सुनामी से होने वाले विनाश को कम करने के लिए, सुनामी से होने वाले विनाश को कम करने के लिए कंक्रीट तटबंध बनाने की जरूरत है। क्या? कंक्रीट का तटबंध बनाने की जरूरत है। साथ में कथा कि तटबंध के किनारे मैंग्रोव वन विकास करके और इसके प्रभाव को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। मैंग्रोव वन यानी झाड़ी लगा देने से इसका प्रभाव को कम किया जा सकता है। अगली अगर बात करें तटीय प्रदेशों के लोगों के प्रशिक्षण की, तो सुनामी से बचने के लिए कहता कि तटीय प्रदेशों के लोगों को प्रशिक्षण देना चाहिए। कहता सुनामी से बचने के लिए तटीय यानी कि किनारे वाले जितने लोग हैं उन सबको प्रशिक्षण देना चाहिए। प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग देना चाहिए, और कि सुनामी से कैसे बचेंगे और किस हाल में उससे हम निवारण कर सकते हैं। कहता कि सुनामी के सूचना मिलते ही समुद्र के तरफ या स्थल खंड के तरफ तुरंत भागना चाहिए। या तो समुद्र के बीच में भागो या तो समुद्र से बहुत दूर किनारा वाला भाग में, स्थल वाला भाग में भागो, तुरंत भागने की तैयारी करना तथा सुनामी के जल के स्थिर होने पर बचाव कार्य में लग जाना। यानी कि जब सुनामी चल जाए तब जाकर के जितना लोग वहां पर घायल हुए हैं, मरे हैं या जो हुए हैं, उन सबके लिए बचाव का कार्य करना। घायल जो हुए हैं तो घायलों को चिकित्सा की सुविधा करना जैसे कार्यों करना आवश्यक होता है। साथ में यह कहता है कि आम लोगों के सहयोग तथा स्वयंसेवी प्रशासनिक संस्थाओं की भागीदारी से ही भूकंप और सुनामी की आपदा से राहत संभव है। बिल्कुल याद रखेंगे, चाहे भूकंप हो या सुनामी हो, ये आम लोगों के साथ साथ ये सरकारी और गैर सरकारी, सरकारी और प्राइवेट संस्थाओं का योगदान भी बिल्कुल आवश्यक होता है उनको बचाव करने के लिए, राहत करने के लिए। आगे अगर बात करें हम लोग तो ये देखेंगे बाढ़ और सुखाड़ के बारे में। अब हमारा बाढ़ और सुखाड़ होता है और ये भी एक प्राकृतिक आपदा है जिसका संबंध किससे है, वर्षा से। बिल्कुल याद रखेंगे, बाढ़ भी वर्षा से संबंध रखता है और सुखाड़ भी एक ऐसा है जो बारिश से ही संबंध रखता है। अब दोनों के बारे में समझेंगे, पहले तो बाढ़ समझेंगे। तो जब मानसूनी वर्षा अधिक होती है, जब मानसूनी वर्षा मतलब जब बारिश मौसम में जब बारिश होता है तो औसत से ज्यादा जब बारिश हो तब मानसूनी वर्षा अधिक होती है, तब नदियों के जल स्तर में उफान आ जाता है। जब खूब बारिश होता है तब नदी का पानी ऊपर आ जाता है, उफान आ जाता है, और ऐसी स्थिति को बाढ़ कहा जाता है। नदियों का पानी ऊपर आकर के और चारों तरफ की खेत किनारे या नदी नाला जो जितना है उन सभी जगह जब भर जाते हैं तो इसी को हम लोग बाढ़ की स्थिति कहते हैं और बाढ़ इसी को कहते हैं। अगली बात अगर समझे सुखाड़ के, तो जब वर्षा ऋतु में या मानसूनी वर्षा में कहता कि आसमान से बादल गायब हो जाते हैं, या तो ये कह सकते हैं कि औसत बारिश से कम बारिश होता है, यानी औसत वर्षा से अब क्या होता है, कम बारिश हो तो उसे हम सुखाड़ वाला एरिया कहते हैं। बिल्कुल याद रखेंगे, जब वर्षा ऋतु में आसमान से बादल गायब हो जाता है और तेज धूप निकलती है, कृषक यानी किसान खेत में काम नहीं कर पाते हैं, इतना तेज धूप निकलता है कि किसान काम नहीं कर पाते। कहता पानी पीने के लिए भी किल्लत हो जाती है, पानी पीने के लिए भी क्या हो जाती है, किल्लत हो जाती है। तो ऐसी स्थिति को सुखाड़ कहते हैं, ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, सुखाड़ कहते हैं।
अगला पॉइंट देखेंगे तो मानसूनी, कहता कि मानसूनी अनिश्चितता के कारण भारत के किसी न किसी भाग में प्रति वर्ष बाढ़ आते रहते हैं। मानसून में यानी कि मौसम में जब बरसात के मौसम आता है उस समय इतना तेज कहीं बारिश होता है, कहीं इतना कम बारिश होता है, कहीं कहीं पर तो इतना तेज बारिश होता है कि वो सारी बारिश के कारण उसका सारे पानी एक ही नदी में जाता है और एक नदी का जल स्तर बढ़ जाता है और बढ़ने के कारण वहां पर बाढ़ आने का संभावना यानी कि बाढ़ आता है। तो प्रति वर्ष जो आता है बाढ़ आते हैं और बाढ़ लाने के लिए कुछ नदियां जो है बदनाम हो चुकी है। भारत में बाढ़ आने के लिए कुछ नदियां ऐसी है जो बदनाम हो चुकी है। जैसे अगर बात करें बिहार में कोसी नदी, बिहार में कोसी नदी बदनाम हो चुकी है। इतना बाढ़ लाता है, हमेशा हर साल बाढ़ लाता है और इस बाढ़ लाने के कारण, बदनाम होने के कारण बिहार का शोक नदी कहते हैं कोसी नदी को। बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को। पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी जो है इसे हम लोग क्या कहते हैं? पश्चिम बंगाल का शोक नदी कहते हैं। और पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी क्या होता है? बदनाम हो चुकी है। इतना बाढ़ तबाही लाता, भयंकर तबाही मचाती है और इसी को हम दामोदर नदी को क्या बोलते हैं? पश्चिम बंगाल का शोक नदी कहते हैं। तीस्ता नदी को बोलते हैं क्या? बंगाल नदी के शोक नदी कहते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र है, आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गुजरात में नर्मदा नदी है। समय समय पर इतना कहर ला चुकी है कि बदनाम हो चुकी है और इसी को शोक के नाम से हम जानते हैं कि उस राज्य का क्या है? शोक है। जैसे बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। आगे की बात हम लोग जाने तो ये देखते चलेंगे अगला नंबर पॉइंट में कि बांग्लादेश में जो बाढ़ आता है उसके बारे में सुनिए। तो ये देखेंगे कि यहाँ प्रति वर्ष बाढ़ आते हैं। यहाँ जो है बांग्लादेश में प्रति वर्ष बाढ़ आते हैं और हजारों लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं। बंगाल में अगर बात करें तो बांग्लादेश में प्रति वर्ष बाढ़ आते हैं और यहाँ हजारों लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं। कहता है यहाँ के लोगों को मकान का गिरना और महामारी फैलना और फसलों की बर्बादी ये सब के सब आदि हो चुके हैं। यह आम बात हो चुका है। इतना बर्बादी फसलों को होता है, आदमियों जो जितने आदमी हैं वो सारे के सारे इसके चपेट में आते हैं। मकान का गिरना, फसलों का बर्बादी होना, महामारी फैलना ये सारे के सारे आम बात हो चुका है उनके लिए। किनके लिए? बांग्लादेश वाले के लिए। कहता कि बाढ़ बर्बादी के अलावा लाभ भी देता है। बाढ़ है वो बर्बादी तो लाता ही लाता है, साथ में बर्बादी के अलावा यहाँ पर लाभ भी लाता है, फायदा भी देता है। यह मिट्टी को खनिज, ह्यूमस और प्रकृति उर्वरक प्रदान करता है। ये बाढ़ जो है ये मिट्टी को खनिज, ह्यूमस और प्रकृति उर्वरक के रूप में प्रदान करता है, जिससे मिट्टी, यहाँ की मिट्टी जो है जो विश्व के उपजाऊ मिट्टी में से एक है। कहता है यहाँ की मिट्टी, कहाँ के? बांग्लादेश के जो मिट्टी है ये विश्व के मिट्टी में से ये सबसे उपजाऊ मिट्टी में से एक आपको आता है बांग्लादेश की मिट्टी। कहता है यह दुनिया के सबसे अधिक घने देशों में से एक है। ये दुनिया का सबसे अधिक घने देश में से एक है बांग्लादेश। कहता कि बाढ़ के जल उतरते ही कहता किसान खुशी के गीत गाते हैं। जब बाढ़ के पानी उतर जाता है तो वहाँ के लोग यानी बांग्लादेश के लोग जो है खुशी के गीत गाना शुरू कर देते हैं। बाढ़ की भूमि में फसल लहलहाने होते हैं। पानी उतरा और उस पर हल चला करके उस पर फसल उगाए और वो फसल लहलहाना शुरू कर देता है। इतना तेजी से उसमें अनाज बिल्कुल सोना उगलता है। क्या उगलता है? सोना उगलता है। इस तरह से लोग खुशी के गीत गाते हैं। आगे अगर बात करें तो बाढ़ रोकने के वैकल्पिक मतलब कुछ यहाँ पर कुछ नियम दिए गए हैं। अब सुनिए क्या क्या उपाय है। अब पहली बात अगर बात करें तो तटबंध टिकाऊ प्रबंध न है। कहता है कि तटबंध जो है टिकाऊ प्रबंध नहीं है, इसके छूटने से कहता अधिक भयानक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कहता बाढ़ के लिए टिकाऊ प्रबंध के लिए निम्नलिखित उपाय करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पहली बात अगर सुने देखिए, ऐसे भवनों का निर्माण करना चाहिए। ऐसे बाढ़ के लिए बिल्कुल याद रखिए, बाढ़ से बचने के लिए उपाय, तब ऐसे भवनों का निर्माण करना चाहिए। ऊंचा पर भवन बनना चाहिए कि पानी नीचे नीचे जाए या पानी आए तो उससे कोई दिक्कत ना हो, बिल्कुल ऊपर तक ऊंचा तक घर बना रहे। ऐसे भवनों का निर्माण करना चाहिए जिसकी लागत कम हो, जिसकी लागत कम हो। ऊंचाई पर बने, लागत यानी कम खर्चा में। मान लीजिए कि हमारे यहाँ बारिश खूब होता है, बारिश आता है, साथ में बाढ़ भी खूब होता है। अब बाढ़ होता है, आप इतना बड़ा पूंजी लगा कर, पैसा लगा के घर बना दिए और हर साल वो डूब जा रहा है, हर साल बनाने पड़ रहा है। इसलिए कम खर्चा में वहां पर घर बनाइए। तो कहता है ऐसा भवन का निर्माण कीजिए, घर बनाइए जो कम लागत लगे,
कहता है लोगों का मकान बनाने से पहले जानकारी देना चाहिए कि मकानों का निर्माण नदी के तट पर न हो। मकान जब बनाइए तो नदी के किनारा पर बिल्कुल ना बनाइए, ये जानकारी देना जरूरी है। साथ में अगला कि मकानों का नींव मतलब आधार बेस जो है तथा दीवार सीमेंट या कंक्रीट की होनी चाहिए। सीमेंट का होना चाहिए या कंक्रीट का होना चाहिए ताकि बाढ़ आने से टूटे ना। अगला कहता है कि स्तंभ आधारित, स्तंभ मतलब पाया वाला जिसको कह सकते हैं या पिलर वाला कह सकते हैं, कि पिलर वाला घर होना चाहिए। कहता स्तंभ आधारित मकान होनी चाहिए तथा स्तंभ की गहराई अधिक होनी चाहिए। स्तंभ आधारित मकान या स्तंभ से क्या गहराई अधिक होनी चाहिए, यानी सबसे नीचे एकदम ज्यादा पाइलिंग दे देकर और उसका घर बनाना चाहिए। ये बिल्कुल होना बिल्कुल जरूरी है। साथ में अगर बात करें तो पूर्व सूचना प्रबंध, यानी कहता बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में लोगों को तैरने का प्रशिक्षण देना चाहिए। जहां पे बाढ़ आता है उस एरिया में, या बिहार की बात करें तो उत्तर बिहार में बात करें तो उत्तर बिहार वाले लोगों को पहले ही ट्रेनिंग देना चाहिए, यानी हर एक बच्चे को, हर एक नागरिक को वहां पर तैरने का ट्रेनिंग देना चाहिए। तो ये होता है प्रशिक्षण देना चाहिए। दूसरी बात कहता है कि बाढ़ से महामारी फैल जाती है। बाढ़ से क्या फैलती है? महामारी फैलती है। इसीलिए इससे बचाव के लिए, बचने के लिए कहता है डीडीटी का छिड़काव करना बिल्कुल जरूरी है। कहता है ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव और मृत जानवरों को शीघ्र हटाने का व्यवस्था होना चाहिए। कहता बाढ़ से महामारी फैलती है, इसीलिए जब बाढ़ वाले एरिया में जब बाढ़ खत्म होते तुरंत डीडीटी का छिड़काव करना चाहिए, ब्लीचिंग पाउडर छिड़कना चाहिए, और जब जो जानवर मर जाते हैं या जो लोग मर जाते हैं उन सबको शीघ्र हटा देना चाहिए, या उसका परवाह कर दिया जाए या उसको गाड़ दिया जाना चाहिए। तो ये काम होना चाहिए। साथ में ये कहता है कि बाढ़ में एक दूसरे की मदद के बिना, कहता है कि बाढ़ में एक दूसरे के मदद बिना किसी भेदभाव के करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई जाति धर्म पे, कोई बड़े ऊंचे नीच पे, या कह सकते हैं कि कोई अमीरी गरीब पे, ऐसा कोई नहीं देखना चाहिए। अब हर एक भेदभाव को बिल्कुल अलग साइड में रखिए और बिना भेदभाव के एक दूसरे का मदद करना चाहिए बाढ़ के समय में। अगली बात समझिए, कहता बाढ़ एक ऐसी आपदा है, कहता जिसे पूर्ण रूप से रोकना असंभव है। बाढ़ एक ऐसी आपदा है जिसे पूरी तरह से रोकना असंभव है। इसीलिए बाढ़ का विभीषिका में भी, बाढ़ के विभीषिका मतलब ये जो महामारी है, आपदा है, इस आपदा में भी लोगों को क्या करना चाहिए? हंस खेलकर जीने की कला विकसित करना चाहिए। कहता हंसते खेलते उसको जिंदगी गुजारने की कला सीखना चाहिए, और यही इसके सबसे बड़ा प्रबंध होता है बाढ़ से बचने का। अगली बात करेंगे तो ये करेंगे सुखाड़ के बारे में। बाढ़ के बारे में समझे। अब सुखाड़ और इसके प्रबंध कैसे करेंगे। तो देखिए, वर्षा की भारी कमी के कारण सुखाड़ कब होता है? सूखा मतलब सूख जाता है। कहता वर्षा के भारी कमी के कारण सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होते हैं। बारिश बहुत कम होगा तो सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है। आज सुखाड़ से 3 बड़ी समस्या होती है। सुखाड़ से कितने? 3 बहुत बड़ी बड़ी समस्या होती है। पहला कि फसल न लगना, और लगने से खाद्यान्न में कमी। जब फसल नहीं लगेगा, फसल उगेगा ही नहीं, होगा ही नहीं, तो खाने वाले अन्न में कमी पड़ जाएगा, खाने वाला भोजन हमें नहीं मिल पाएगा। दूसरा कहता पेयजल में कमी, यानी पेयजल मतलब पीने वाला जो पानी है, तो पीने वाला पानी में भी कमी आ जाएगा, नहीं मिल पाएगा। और तीसरा नंबर कहता मवेशियों के लिए चारे की कमी। मवेशियों के लिए चारे की कमी ये भी सबसे बड़ी है। और आजकल अगर बात करें तो सुखाड़ की स्थिति हर जगह, यानी साउथ इंडिया की बात करें, दक्षिणी बिहार में, तो दक्षिणी बिहार में तो बहुत ज्यादा है। सॉरी, साउथ इंडिया नहीं, साउथ बिहार के है। तो साउथ बिहार, उत्तरी बिहार की बात तो नहीं है, लेकिन दक्षिणी बिहार की बात बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं कि हर एक जिला में, अभी तो जहानाबाद हो, औरंगाबाद हो, गया जिला हो, पटना जिला हो, ये ऐसे जिले हैं जहां पर सुखाड़ के अभी भी अकाल के बिल्कुल कमी। इतना गर्मी पड़ रहा हो, इतने गर्मी में इतना पानी भी जमीन के सतह से खत्म हो गया, पूरा का पूरा जो हैंडपंप है ना, हैंडपंप के लेयर से खत्म हो चुका है। ऐसा आ गया सुखाड़ की स्थिति। आगे अगर बात करें, और ये एक दो बात की नहीं है, ये लगभग पिछले कई वर्षों से ऐसा हो रहा है, और हो सकता है कि आगे भी कई वर्षों से ऐसा हो, कई वर्षों तक ऐसा हो। लेकिन अगर हम लोग अगर अच्छे से ध्यान रखें, ख्याल रखते हैं, पानी का एक एक बूंद पानी का अगर महत्व समझे, तो बिल्कुल हम लोग भी आगे रह सकते हैं और आगे वाले को भी पानी अच्छे से मिल सकता है। भारत में सुखाड़ के क्षेत्र बताइए। भारत में कौन कौन से जगह है, कौन कौन से एरिया जहां पे सुखाड़ है?
तो बिल्कुल याद रखें, भारत में 77 ऐसे जिले हैं जिसको सुखाड़ घोषित कर दिया है, और एक दिन के लिए नहीं, सब दिनों के लिए सुखाड़ घोषित कर दिया गया है। कहते भारत सरकार ने 77 जिला को पहचान किया है, 77 जिला को पहचान किया है जहां सुखाड़ ही सुखाड़ की संभावना प्रतिवर्ष, सुखाड़ की संभावना जो प्रति वर्ष रहती है। और ये जिले मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, और साथ में हमारा बिहार को कहाँ छोड़ दिए जी, बिहार भी आपका आ जाता है। तो ये ऐसे जगह है जहाँ पे सुखाड़ की स्थिति हमेशा रहता ही रहता है। क्लियर। आगे अगर बात करें तो ये देखिए चलेंगे हम लोग, यानी सुखाड़ के प्रबंध में, कि सुखाड़ के प्रबंध के लिए 2 प्रकार के योजनाएं आवश्यक है, एक तो दीर्घकालीन है, एक लघुकालीन। अब दीर्घकालीन क्या होता है और लघुकालीन क्या होता है, दोनों समझाते हैं। दीर्घकालीन उसको बोलते हैं जो एक दिन के लिए नहीं, एक लंबे, दीर्घ मतलब लंबे समय तक के लिए आपको पानी प्रबंध कराया जाए, उसको दीर्घकालीन बोलेंगे। और वैसे योजना जो आपको कुछ समय के लिए, साल, 2 साल, 5 साल के लिए अगर पानी उपलब्ध कराया जाता है, उसे लघु काल बोलते हैं या लघुकालीन योजना बोलते हैं। अब सुनिए इसमें, कहता दीर्घकालीन में नहर आपके यहाँ पास करा दिया जाए, तो नहर हो, तालाब, कुआं, ये सब का विकास जरूरत है। और पंजाब और हरियाणा में नहरों के जाल बिछा करके सुखाड़ के समस्या को समाधान किया गया है। और लघुकालीन की बात करें तो लघुकालीन योजना के अंतर्गत बोरिंग करके, यानी बोरिंग किए, नल जल लगा दिए, ट्यूबवेल लगा दिए, और नल जल बोरिंग करके, ट्यूबवेल लगा के, हैंडपंप लगा करके, और ये सब चापाकल लगा दिए। कभी कभी देखिएगा हमारे बिहार में तो ज्यादातर हथिया कल और जो नल जल बनाने का भी काम हुआ है, तो ये सारे काम लगा करके, और जो लघुकालीन योजना है और ये सब पास करके क्या किया है, सुखाड़ के प्रभाव को कम किया जा सकता है, यानी कम किया है हमारे बिहार में। क्लियर। चलिए आगे अगर बढ़ेंगे तो ये देखते चलेंगे भूमिगत जल। भूमिगत जल आपको पता होना चाहिए, भूमिगत जल को हम लोग ग्राउंड वाटर जल कहते हैं। क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर जल। तो ये बिल्कुल भूमिगत जल किसको कहते हैं, भूमि के अंदर वाले जल को भूमिगत जल कहते हैं। और भूमि के अंदर वाले जल को हम लोग निकालते करते हैं, यूज कैसे करते हैं, तो भूमिगत जल यानी भूमि के अंदर, पृथ्वी के अंदर यानी धरती के अंदर वाले जल को हम लोग या तो बोरिंग के द्वारा यानी हैंडपंप के द्वारा निकालते हैं, या ट्यूबवेल के द्वारा निकालते हैं, या हम लोग मोटर के द्वारा निकालते हैं, या कह सकते हैं कि कुआं खंद करके, कुआं से भी खोद करके भी निकाल सकते हैं उसको, पानी को। तो उस जल को हम लोग भूमिगत जल कहते हैं। अब सुनिएगा अच्छे से, क्लियर हो जाएगा। भूमि के अंदर स्थित जल को भूमिगत जल कहते हैं, बिल्कुल याद रखें। भूमि के अंदर स्थित जल को भूमिगत जल कहते हैं, और इसको कुएं के द्वारा बोरिंग के माध्यम से तथा ऊर्जा चालित मशीन यानी मोटर वोटर लगा करके कह सकते हैं, या समरसेबुल कह सकते हैं कि समरसेबुल के मदद से इस जल को दोहन लगातार वृद्धि हो रही है। ये इसका यूज कर करके, और ज्यादातर यूज किया तो लगातार दोहन हो रहा है, यानी लगातार उसमें ह्रास हो रहा है, तो इसका यूज करके हम लोग निकालते हैं। अगली और बात समझे तो इससे भूमिगत जल में गिरावट के साथ साथ तथा पारिस्थितिक असंतुलन की समस्या उत्पन्न होने लगी है। यानी लगातार दोहन हो रहा है, इतना यूज हो रहा है, बर्बादी हो रहा है पानी का, कि इससे भूमिगत जल यानी पृथ्वी के अंदर वाले जल में भारी मात्रा में गिरावट हो रहा है। यानी सारा का सारा पानी नीचे भी सूख गया, खत्म होने के अति पे आधार पे है। तो इसीलिए असंतुलन की समस्या उत्पन्न होने लगी है। अगला अगर बात करें तो ड्रिप सिंचाई। अब बात कीजिए, हम लोगों के अंदर ऐसा क्या होता है कि हम लोग पानी तो बारिश के पानी से तो खेती सिंचाई करते ही हैं, साथ में बोरिंग या हैंडपंप के द्वारा या कुएं के द्वारा भी सिंचाई करते हैं। अब सिंचाई कैसे होता है कि पानी चला दिया, बिल्कुल चल रहा है, एक खेत से 2 खेत, 2 खेत से 3 खेत, 3 खेत से 4 खेत पानी जा रहा है। वैसा नहीं, ड्रिप सिंचाई जिसको कहते हैं कि बारिश वाला फुहेरा वाला जो पानी होता है, उस तरह से करके और क्या करना चाहिए, सिंचाई करना चाहिए, ताकि पानी की समस्या को कम यानी कि समस्या को हल किया जा सके। कहता है ड्रिप सिंचाई एवं छिड़काव सिंचाई के माध्यम से भूमिगत जल का उपयोग परिस्थितिकी के अनुसार किया जा सकता है, यानी कि आगे और इसको समय को बढ़ाया जा सकता है। आगे की बात करें तो भूमिगत जल स्तर बढ़ाने के लिए, भूमि के अंदर वाले जल को स्तर को बढ़ाने के लिए वर्षा जल संग्रहण तथा वाटर शेड मैनेजमेंट एवं घास और वन लगाने जैसी कई योजना बनाई जानी चाहिए। सबसे अच्छा अगर बात कहें और सबसे असली उपाय कहें तो हम आपको बताते चले कि घर के दरवाजे के पास या घर के कहीं भी कोने में ऐसा होना चाहिए कि पनसोखा जरूर बनना चाहिए।
ये सरकार को बिल्कुल हर एक घर में ये नियम लगाना चाहिए कि हर एक घर में पनसोखा चले। अब पनसोखा शायद आप लोग नहीं समझते होंगे, घर के बाहर हो या घर के कहीं भी ऐसा जगह जो जितना पानी यूज होता है वो सारा का सारा पानी उसी एक गड्ढा में जाए और गड्ढा वाला पानी उसी बिल्कुल जमीन के अंदर सोख लिया जाए, उसको बोलेंगे पनसोखा। जो नदी के जो घर का पानी होता है नदी में जाता है, नाला में जाता है, और नली से नाला में जाता है, नाला से नदी में जाता है, नदी से समुद्र में चला जाता है, ये सारे के सारे पानी वेस्ट हो जाते हैं। अब घर का पानी जब घरे के अंदर जमीन के अंदर जब चला जाता है उसको पनसोखा बोलते हैं। और पनसोखा का यूज करने से जल का स्तर जो होता है बरकरार रहता है, एक कमी नहीं आती। तो ये बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन खैर कोई बात नहीं, चलिए जैसा है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे वर्षा जल संग्रह। अब जब बारिश का पानी बारिश बरसे और उस समय बारिश को पानी को बचा करके उसको पीने के लिए नहीं तो यूज कर सकते हैं, फिर भी उसको किसी कपड़े धोने के लिए या गाड़ी मोटर धोने के लिए, सिंचाई करने के लिए, किसी भी चीज में उसका उपयोग करते हैं, तो उसको कहते हैं वर्षा जल संग्रह। या तो बहुत सारे ऐसे हैं जो तालाब अभी खोदे जा रहे हैं, सरकारी जो सरकार खुद खुदवा भी रहा है, पैसा भी नहीं ले रहा है, और साथ में आपके जब खेत में खुदाता है, खुदाने के बाद सरकार आपको पैसा भी देता है मछली पालन करने के लिए और कई भी चीज होते हैं जो यूज करने के लिए। कहता है कि वर्षा जल संग्रहण क्या होता है, तो देखिए वर्षा के जल को संग्रह करना ही वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। बारिश के पानी को बचा के रखना, जमा करके रखना, यही वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। कहता कि मकान के छत से वर्षा के जल को पाइप के द्वारा, मकान के छत है, छत पर जो बारिश पड़ता है जल को पाइप के द्वारा कहता किसी टंकी में संग्रहित जमा किया जाता है और फिर नल के द्वारा मकान के लोग इसे पीते हैं, या वर्षा के पानी से कहता गार्डन बगीचे की सिंचाई भी संभव होती है। भारत में कई राज्यों में कहता इसका संग्रहण कुंड या तालाब बना करके भी किया जाता है। तो ये करके हम कर सकते हैं, इसी को वर्षा जल संग्रहण के आधार कहेंगे। अगली बात समझिए, तो ये कहता है कि जल वर्षा जल संग्रहण से भूमिगत जल स्तर बढ़ोतरी होती है। जब बारिश वाला पानी को बचा कर रखिएगा, जमा करके रखिएगा, तो इसे भूमिगत यानी पृथ्वी के अंदर वाला जल भी क्या होता है, ये बचता है और जमा रहता है। और ना तो अगर छोड़ देंगे तो सारा का सारा पानी नदी से तालाब और तालाब नदी से तालाब और तालाब के साथ समुद्र में चला जाता है, तो ये समुद्र में सारा का सारा चला जाता है। लेकिन वर्षा जल संग्रहण करने से भूमिगत जल स्तर में बढ़ोतरी होती है, तब मवेशियों और पौधे को भी क्या होती है, जल मिलता है। मवेशी मतलब जानवरों को और पौधे को भी क्या मिलता है, जल की प्राप्ति हो जाता है। अब सुनेंगे ये प्राकृतिक आपदा में अब क्या क्या होता है, जैसे बाढ़, सुखाड़, चक्रवात, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी और भूस्खलन, हिमस्खलन जैसी प्रकृति आपदाओं का होना स्वाभाविक है। ये सारा आपदा होना बिल्कुल जरूरी है, स्वाभाविक है, होगा ही, ये नेचर है ना, नेचुरल चीज है। कहता है कि इसे रोका नहीं जा सकता, हाँ इसके मुकाबले के लिए हमें सदैव तैयार रहना चाहिए। इसके मुकाबले के लिए, इसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। कहता आपदा पूर्व ही तैयारी करना चाहिए। आपदा यानी एक्सीडेंट, घटना घटने से पहले ही हमें तैयारी करना चाहिए, ताकि कम से कम क्षति हो सके, अधिक से अधिक लोगों की जान माल की सुरक्षा हो सके, यानी लोगों को बचाया जा सके। तो ये बिल्कुल याद रखेंगे, बाढ़ हो, सुखाड़ हो, कोई भी चीज हो, वो सारे को बचाव के लिए हम लोग कई उपाय कर सकते हैं। ये हमारा बिल्कुल धर्म होता है, हम लोगों को होना चाहिए। साथ में भूस्खलन जानेंगे। भूस्खलन, भू माने भूमि, संखलन माने टूटना फटना होता है। देखिए कहता है कि भूमि को टूटने फूटने या दरार फटना होता है, या टूटने फूटने गिरने को हम लोग भूस्खलन कहते हैं। और ये भूस्खलन 5 रूपों में होते हैं। पहली बात क्या होता है कि जब बारिश बढ़ेगा, बारिश बरसता है, तो पानी के साथ में मिट्टी और कचरे पानी के नीचे आते हैं। मिट्टी और कचरे जो है ये पानी के साथ में पहाड़ी वाला एरिया पर से नीचे टघरना शुरू होता है, मिट्टी कचरे आने लगते हैं। इसी को हम लोग भूस्खलन यानी मिट्टी के कटाव बोलेंगे। दूसरी बात सुनिए, कंकड़ और पत्थरों का खिसकना। जब बारिश होगा तो कंकड़ पत्थर भी पहाड़ों पर से या ऊंचे ऊंचे टीलों पर से नीचे आ जाते हैं। तो ये भी होता है क्या, एक कंकड़ जो होते हैं, पत्थर होते हैं, खिसकना, ये भूस्खलन का ही एक रूप है। अगली बात समझे, कंकड़ पत्थर का गिरना, खिसकना तो है, साथ में गिरना भी एक रूप होता है। साथ में चट्टानों का खिसकना, ये भी एक रूप होता है। चट्टानों का गिरना भी एक रूप आता है भूस्खलन के रूप में। अब सुनेंगे सारी की सारी बात। पहली बात आप समझेंगे कि भूस्खलन के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान देना चाहिए।
भूसंकलन के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान होना बिल्कुल जरूरी है। क्या कहता है? ढलावो स्थान, जहां पे ढलाव है, टुहलाव स्थान है, उस एरिया पर आवास यानी कि घर नहीं बनना चाहिए। आवास माने क्या होता है? घर। तो आवासों का निर्माण न करना चाहिए। बिल्कुल याद रखेंगे कि ढलाव वाले जगह पे घर नहीं बनाना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे बिल्कुल कि यहाँ पर क्या है, ये ढलाव वाला एरिया है, और ढलाव वाला एरिया पर अगर घर बनाएगा, ऊपर से अगर कुछ गिर गया, बिल्कुल उसी पर चढ़ के मर जाएगा। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये देखिए ढलाव बनाया हुआ है, तो बिल्कुल ढलाव पे घर आवास नहीं होना चाहिए। इससे लोगों की जान बिल्कुल वैसे भी जाना ही जाना है, इसलिए नहीं बनाना चाहिए। तो बिल्कुल याद रखेंगे कि ढलाव के स्थान पर आवास का निर्माण नहीं करना चाहिए। दूसरी बात क्या कहता है कि मिट्टी की प्रकृति के अनुरूप उपयुक्त नींव बनाना चाहिए। यानी मिट्टी को पहले देखिए कि मिट्टी कैसी है, दलदली एरिया वाला है या कैसी मिट्टी, बलुई है या दोमटी मिट्टी। मिट्टी की प्रकृति पहले जानी है, उसका नेचर, उसका प्रकृति जानी है। और जब वो जान जाइए तब देखिए कि इसका यहाँ पर अगर घर बनाए तो मजबूत होगा या नहीं होगा। इस बात प्रकृति को जानने के बाद में जाकर के यहाँ पर मिट्टी का आकार करना चाहिए, उस मिट्टी पे घर बनाना चाहिए या घर बनाने का नींव देना चाहिए। अगली बात सुनिए, क्या कि सड़कों, नहर और सिंचाई के क्रम में, कहता सड़कों के नहर निर्माण, सड़क निर्माण में, नहर निर्माण में, सिंचाई के क्रम में, कहता इन बात का ध्यान बिल्कुल अवश्य रखना चाहिए कि प्रकृति के जल जो है उसका निकासी ना रुके। प्रकृति जल, मान लीजिए घर बना दिए, रोड बना दिए, या हम सिंचाई के लिए कोई चीज बना दिए, नहर बना दिए, और बना तो दिए लेकिन बारिश वाला जब पानी पड़े और वो पानी रुके ना, ऐसा जगह बनाइए कि बिल्कुल पानी ना रुके। ही ना कि आप नदी में ही जाकर के घर बना दीजिए। आपको घर बनाने की बहुत अच्छा उपाय है कि आप कहीं भी बना सकते हैं, बिल्कुल जहाँ अच्छा जमीन हो घर बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि नदी के बीचों बीच जाकर घर बना दीजिए। तो ये भी बिल्कुल नाइंसाफी है, क्योंकि जब नदी के पानी जब आएगा तो जाएगा किधर से। तो ये बिल्कुल हमेशा ध्यान में रख करके घर बनाना चाहिए। अगला कहता है कि इसको रोकने के लिए, यानी नदी वाला जो पानी है इसको रोकने के लिए दीवारों का निर्माण करना चाहिए। क्या कहा? निर्माण का, जिसको कहते हैं कि बांध बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? बांध बनाना। जिस एरिया में वैसे क्षेत्र जहाँ पे हमेशा तबाही आता है बाढ़ से, तो वहां पर निर्माण करना चाहिए। क्या चीज का? दीवार का, या कह सकते हैं कि बांध बनाना चाहिए। ये भी होना चाहिए। साथ में अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। अधिक से अधिक पेड़ लगाने से क्या होता है? ये भूस्खलन को रोका जा सकता है। क्लियर? आगे समझेंगे। अब सुनामी की बात समझिए। अब सुनामी बताते, सुनामी के पहले ही बताए थे कि सुनामी होता क्या है। तो अब यह रोकने के कुछ उपाय अब यहाँ पर भी समझिए। कहता सुनामी के कारण बड़ी जानमाल की हानि होती है। सुनामी के कारण बहुत ज्यादा जानमाल की हानि होती है, और यह तटीय क्षेत्रों में खेतों को बंजर बना देती है। और तट वाले जो क्षेत्र होते हैं, समुद्र के किनारे वाले जो भाग होते हैं, वहां पर जितने जमीन है उन सब जमीनों को बंजर बना देती है। सुनामी को न ही रोका जा सकता है और न ही इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसके लिए निम्नलिखित तरीका को अपनाया जा सकता है। कौन कौन? कि जहां सुनामी की लहरें अक्सर आती है वहां के लोगों को तट से दूर बसने के प्रोत्साहन देना चाहिए। तट से यानी किनारा से दूर रहने के लिए उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। दूसरी बात है कि समुद्र तटीय भाग में घना और वृक्षारोपण करके सुनामी के प्रभाव को कम किया जा सकता है। अगली बात कहता है कि नहरों और पत्तनों को बचाने के लिए कंक्रीट और अवरोध का निर्माण करना चाहिए। कहता है कि नहरों को और किसको? पत्तनों को, यानी कह सकते हैं कि भवनों हो सकता है ना, नगरों और भवनों, या गांव कह सकते हैं कि गांव भी हो जाए, है ना, गांवों को। कहता है कि नगर को और गांव को बचाने के लिए कंक्रीट अवरोध का निर्माण करना चाहिए। अगली बात कहता है कि सुनामी मीटर, कहता है कि सुनामीटर द्वारा, सुनामी जो होता है एक किसी रिएक्टर मीटर द्वारा मापा जाता है। तो कहता है कि सुनामी द्वारा समुद्र तल में होने वाले हलचल को पता लगाया जा सकता है, या कह सकते हैं कि सिस्मोग्राफ द्वारा। किसके द्वारा? सिस्मोग्राफ के द्वारा सुनामी को पहले पता कर लीजिए, और पता करके समुद्र तल में होने वाले हलचल को पता करना चाहिए और करके लोगों को सूचित करना चाहिए। साथ में कहता है कि तटीय क्षेत्रों में मकान ऊंचे स्थान पर और तट से करीब 200 मीटर पर दूर पर घर बनाना चाहिए। कहा था? कहता है कि तटीय क्षेत्रों में मकान ऊंचा जगह पर बनाइए, और नहीं तो तट से 200 मीटर के दूरी पर घर बनाना चाहिए। ये बात कहता है समुद्र के, मतलब
इससे बचने के प्रभाव के लिए। अगली अगर बात समझेंगे तो बाढ़ से बचने के प्रभाव समझिए क्या होता है। देखिए बाढ़ एक प्रकृति आपदा है, बिल्कुल सही बात है, बाढ़ एक प्रकृति आपदा है, लेकिन इससे होने वाले तबाही से बचा भी जा सकता है। कैसे बचा जा सकता है कि इससे राहत पाने के लिए सबसे पहले बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मानचित्र तैयार कर लीजिए और इन क्षेत्रों में बड़े विकास योजना की अनुमति नहीं देना चाहिए। यानी बड़े बड़े जो फैक्ट्री खुलते हैं, बड़े बड़े कंपनी खुलते हैं, बड़े बड़े जो ब्रिज बनाते हैं, घर बनाते हैं, वो सारा चीज बनाने की अनुमति नहीं देना चाहिए। साथ में जल जमाव वाले क्षेत्र में भवन का निर्माण नहीं करना चाहिए। वैसे क्षेत्र जहाँ पर जल का जमाव रुक जाता है, पानी बाढ़ जो आता है और वो पानी बहुत दिन तक रह जाता है, बहुत दिनों तक महीनों तक रह जाता है, वैसे जगह पे घर का निर्माण नहीं करना चाहिए। साथ में कहता है कि आवासों के लिए, घर के लिए ऊंचे सुरक्षित स्थान का चुनना चाहिए। कहता है घर बनाने के लिए ऊंचे और सुरक्षित स्थान को चुनना चाहिए। कहता है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वनों का अधिक विकास करना चाहिए। कहता नदियों के दोनों तट पर कहता तटबंध बना करके का निर्माण करके प्रभाव को इसको रोक सकते हैं। बाढ़ के प्रभाव को प्रभावित क्षेत्रों को बहुत हद तक सुरक्षा प्रदान किया जा सकता है। अगली अगर बात समझे तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नहरों का जाल बिछा करके कहता है जिस एरिया में बाढ़ आता है उस क्षेत्रों में क्या कहता है, उस क्षेत्रों में नहरों का जाल बिछा करके और इसके विभीषिका को कम करने के साथ साथ सिंचाई के भी सुविधा प्रदान कर दिया जा सकता है, सिंचाई भी उपलब्ध करा सकता है। और ऐसे फसलों और प्रजातियों का विकास करना चाहिए जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से विकास हो सके, पैदा किया जा सके। यानी वैसे क्षेत्र को या वैसे जगह को अति कीजिए जहाँ पर बाढ़ कितना भी आए फिर भी वहाँ पर उसके लिए कोई दिक्कत ना हो, उस जगह पे वैसे ही लोगों को पनपना चाहिए या पैदा करना चाहिए। क्लियर। आगे अब सुखाड़ के बारे में जानेंगे। सुखाड़ एक ऐसी आपदा है जो अचानक नहीं आती है। सुखाड़ अचानक बिल्कुल नहीं आती, बल्कि यह संकेत देकर के आता है। अतः अंत कहता है कि सबसे, या कह सकते हैं कि अंत की सबसे अवधि नहीं होती है। इसकी अंत जो होता है कि अवधि मतलब लास्ट के इसका समय नहीं होता है। सुखाड़ 3 प्रकार के होते हैं, एक सामान्य सुखाड़, कृषि सुखाड़ और मौसमी सुखाड़। अब तीनों सुखाड़ पहले समझिए कि सामान्य सुखाड़ कौन होता है, नॉर्मल जो सुखाड़ होता है वो किसी को कहते हैं, कृषि सुखाड़ किसी को कहते हैं, मौसमी सुखाड़ क्या होता है ये सुनिए। सामान्य सुखाड़ जो बिल्कुल नॉर्मल सुखाड़ हो रहा है उसको बोलेंगे। कृषि सुखाड़ जो मौसम, जिस मौसम में खेती होना चाहिए, जैसे अभी है जो धान के खेती वाला दिन आ गया तो अभी फसल उगने वाला दिन है और इस समय सुखाड़ रहेगा, इस समय बारिश हुआ नहीं, आज जब समय पार हो जाए तब जाकर के खूब बारिश होता है, इसको बोलते हैं कृषि सुखाड़। और मौसमी सुखाड़ उसको बोलते हैं जो मौसम जिसमें बरसात के मौसम, बरसात के समय में के बारिश नहीं हो तो उस समय हम लोग बोलेंगे मौसमी सुखाड़। क्या बोलेंगे, मौसमी सुखाड़। सबसे पहले अगर बात करें, सबसे खतरनाक मौसमी सुखाड़ को माना जाता है। सबसे खतरनाक किसको माना जाता है, मौसमी सुखाड़ को माना जाता है। कहता है सुखाड़ के समय जल के अभाव से न केवल मिट्टी की नमी समाप्त हो जाती है बल्कि सभी प्राणियों का जान तक बचाना मुश्किल हो जाता है और अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और खाद्यान्न भी भारी मात्रा में कमी पड़ जाती है। खाद्यान्न मतलब खाने के अनाज का भी बहुत मात्रा में क्या होता है, कमी पड़ जाती है। और ऐसे ही को सुखाड़ को हम लोग मौसमी सुखाड़ कहते हैं। क्या बोलते हैं, मौसमी सुखाड़। सारे खेत बिल्कुल दरार फट के बिल्कुल अलग हो जाते हैं, लोग ऊपर देख रहे हैं कि कब बारिश होगा कब बारिश नहीं होगा, और ऐसे सुखाड़ जो होते हैं मौसमी सुखाड़ में आते हैं। अगर ये बात करें, देखिए विश्व में जहां कहीं भी आपदा होता है, विश्व में दुनिया में कहीं भी आपदा होता है तो उस क्षेत्र की सामान्य संचार व्यवस्थाएं नष्ट हो जाती है। सामान्य संचार व्यवस्थाएं कौन कौन सी नष्ट हो जाती है, जिससे क्षेत्र का संपर्क बाकी दुनिया से कट जाता है। जैसे सामान्य संचार की व्यवस्था में कौन कौन आएगा, केबल का टूट जाना, यानी केबल जो पाइप तार होते हैं उस तार को बिल्कुल टूट जाना, ये एक समस्या हो जाता है जब अकाल पड़ेगा तब। दूसरी बात आपदा आएगा तब। तीसरी बात इसके समझेंगे कि बिजली की आपूर्ति खत्म हो जाएगा, यानी कि जो बिजली आती है तो बिजली की आपूर्ति खत्म हो जाएगा। तीसरी बात समझेंगे संचार यंत्र जो होते हैं खराब हो जाते हैं, यानी कि कॉल पे बात करना है किसी भी टीवी रेडियो से तो ये सब खत्म हो जाता है। और साथ में कहता है ट्रांसमीटर टावर भी ग्रसित हो जाते हैं, यानी सारे के सारे टावर भी बिल्कुल खत्म होता है। एक टावर से दूसरा टावर, दूसरा टावर से तीसरा टावर बिल्कुल नहीं बताता था। ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। अगली अगर बात समझे तो बिल्कुल याद रखेंगे कि 2 अगस्त 2008 को नेपाल में एक कुशवाहा के पास में तथा कोसी बांध टूट जाने से उत्तर बिहार में भयंकर बाढ़ आई थी।
बिल्कुल याद रखेंगे। 2008 जो बिहार के लोग अभी भी शायद नहीं भूले होंगे। कथा 2 अगस्त 2008 को नेपाल के कुसाहा के पास कथा कोसी बांध का हो गया था, टूट जाने से उत्तर बिहार में भयंकर बाढ़ आई थी और टेलीफोन केंद्र जल में डूब गए थे। टेलीफोन का जो केंद्र था वो जल में डूब गए थे। कथा तार क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिससे सड़क तथा रेल संचार बाधित होने के कारण से कथा के बहुत से जिला मुख्यालयों का राज मुख्यालय कथा जिला मुख्यालयों का राज मुख्यालय आपस से कथा सभी जिलों के संबंध क्या हो गए थे, संपर्क टूट गए थे, सभी से कनेक्शन खत्म हो गया था। संचार सर्वाधिक लोकप्रिय साधन सार्वजनिक टेलीफोन सेवा भी है वो सारे के सारे खत्म हो गए थे। आगे अगर बात करें वैकल्पिक संचार मतलब रेडियो संचार होता है, एमेचर या होम रेडियो जिसको बोलते हैं, तो ये हो गया रेडियो संचार। कहता सारा जब टूट जाता है तब रेडियो संचार कुछ काम आते हैं। कहता है कि देखिए कि रेडियो तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं। रेडियो तरंग जो होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं, जिसे एंटीना द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते हैं, प्रेषित करते हैं और इससे लंबी दूरी से लेकर के कम दूरी संकेत प्राप्त किए जा सकते हैं। ये कभी भी कुछ हो जाए फिर भी रेडियो का संचार कभी खत्म नहीं होते, क्योंकि ये ज्यादा दूरी और कम दूरी सबका बिल्कुल कनेक्शन बिल्कुल कर लेता है ना। ये आयन मंडल से कनेक्टेड रहता है। अगर बात करें एमेचर या हेम रेडियो, कहता अमेचर रेडियो ही हेम रेडियो कहा जाता है। ये हेम रेडियो जो आप पुलिस वगैरह के देखे होंगे, जो हेलो हेलो करके बोलता है या कोई मतलब बात को आप में ट्रांसलेट करते हैं, उसको बोलते हैं। कहता है अमेचर अथवा हेम रेडियो बड़ी प्रकृति आपदाओं में अन्य संचार साधनों के क्षतिग्रस्त होने पर भी सफलतापूर्वक क्या करते हैं, काम करते हैं। यही दो ऐसे चीज है जो बिल्कुल कहीं भी संपर्क सबसे टूट जाए, लेकिन ये दोनों बिल्कुल हमेशा संपर्क बनाए हुए रखता है। क्लियर। अब उपग्रह के संचार समझिए। अब उपग्रह मतलब जानिए कि जब सारा चीज खत्म हो जाए तो दूसरा देश दूर देश के भी लोग अगले देश को बिल्कुल अच्छे से किसे देख सकते हैं, इससे यानी कि उपग्रह के से देख सकते हैं, जिसको कह सकते हैं हम लोग लोकेशन देख करके जैसे करते हैं, या ऊपर से जो चीज से देखते हैं लोकेशन से देखते हैं ना, उसको कह सकते हैं। कहता है अंतरिक्ष में स्थापित उपग्रह कई प्रकार के होते हैं। अंतरिक्ष में स्थापित किया गया उपग्रह जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, जिन्हें विभिन्न उद्देश्य के लिए प्रक्षेपित किया जाता है। कहता जिसमें संचार उपग्रह सुदूर संवेदी उपग्रह प्रमुख होता है। कहता संचार उपग्रह में कहता सेट फोन उपग्रह फोन कहता टर्मिनल के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कहता संचार उपग्रह का महत्वपूर्ण कार्य मोबाइल और कहता कि एम कम्युनिकेशन के लिए होता है। एम कम्युनिकेशन मतलब कह सकते हैं कि ईमेल वगैरह मैसेज कुछ भेजना हो उसके लिए या बातचीत करने के लिए बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट करता है, यानी आवाज को ट्रांसफर करता है। आप आगे कहता है कि आपदा प्रबंधन में सबसे अधिक उपयोग में लाया जाने वाला जो संचार साधन होता है वो उपग्रह फोन होता है। उपग्रह फोन जो होता है संचार में कोई भी आपदा हो उस समय लाया जाने वाला यूज में फोन होता है, जो उपग्रह फोन होता है, जो बहुत ही विश्वसनीय साफ आवाज में डेटा का क्या करता है, संचार और सुविधा को प्रदान करता है। क्लियर। ये हमारा होता है। साथ में आगे जाने की आपदा प्रबंधन को 2 चरणों में लागू करने की जरूरत है। आपदा प्रबंधन को 2 चरणों में लागू करते हैं, एक तो आकस्मिक है, एक दीर्घकालिक। अब आकस्मिक किसको बोलेंगे, जो अचानक होते हैं। दीर्घकालिक मतलब देर से होते हैं। अब दीर्घकालिक किसको बोलेंगे, तो दीर्घकालिक प्रबंधन उद्देश्य होने वाले जो आपदा होते हैं उसके प्रभाव को कम करना होता है। और आकस्मिक की बात करें तो आकस्मिक प्रबंधन के अंतर्गत आपदा के आते ही प्रभावित लोगों उससे निजात दिलाना ही क्या होते हैं, मुख्य उद्देश्य होते हैं। आकस्मिक मतलब जल्दीबाजी में इसका बिल्कुल होता है, और दीर्घकालिक मतलब लंबे टाइम लग लेता है। अब मान लीजिए इसका एग्जांपल अगर देखिए दिखाएं तो आकस्मिक मतलब जैसे कहीं पर अगर कोई घटना घटता है या कोई आपको आपदा होता है, मान लीजिए बाढ़ आ जाए, तो वहां पर अगर मान लीजिए सबसे पहले आकस्मिक प्रबंधन आप क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए भोजन का प्रबंध कर सकते। भोजन प्रबंध करना आकस्मिक प्रबंधन हो गया, जो सबसे पहले कोई आदमी जिंदा रहे या ना रहे, लेकिन भोजन के बिना कोई भी जिंदा ना रह सकता। पानी तो अगर बाढ़ आया हो तो पानी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए जहाँ पर बाढ़ नहीं आया, सुखाड़ आया हो या आग लगी हुआ हो, वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, तो वहाँ पर भोजन पानी सबसे बेहतर और सबसे मुख्य प्रक्रिया होता है। दीर्घकालिक मतलब क्या कर सकते हैं कि दीर्घकालीन प्रबंधन क्या कर सकते हैं, घर बनाना। हाँ, घर तुरंत आप नहीं बना सकते, इसको बनाने में टाइम लगता है, समय लगता है, तब धीरे धीरे करके कर सकते हैं, तो इसमें लंबा समय लगता है, तो दीर्घकालीन प्रबंधन हो गया। और जिसमें कम जल्दीबाजी में करना है
तो आकस्मिक प्रबंधन यानी 2 प्रबंधन आपको करना बिल्कुल जरूरी होता है, जो आपका बांटा गया है 2 भाग में। अब बाढ़ की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन, अब बाढ़ की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन यानी बहुत जल्दी करने वाला काम क्या होता है, ठीक है, कहता है बाढ़ आते ही जानमाल और मवेशी पर भारी संकट आ जाता है। जो जानमाल होते हैं, जानवरों पे, और जो लोग वहां के रहने वाले हैं उन पे, यानी दोनों लोगों में बहुत भारी संकट आती है। अतः पहली प्राथमिकता यानी सबसे पहले क्या काम होता है कि बाढ़ को रोकना नहीं, बल्कि बाढ़ से लोगों को बचाना। ऐसा नहीं कि बाढ़ आया तो सबसे पहले बाढ़ के आप रोक लीजिए, आप ऐसा नहीं, बाढ़ में जो फंसे हुए लोग हैं उनको सबसे पहले बचाइए, ये सबसे मेन पहला काम आता है। सबसे पहले उसके बाद कहता है कि जो लोग नाव पर बैठ करके या तैरने वाले व्यक्ति के द्वारा रबड़ के गुब्बारे के साथ दूसरे के क्या करते हैं, खींचते या सुरक्षित जगह पर ले जाया करते हैं। मवेशियों को तथा घर के सामने तथा बाहर निकालते हैं, और प्राथमिकता होता है, सबसे पहले काम किया जाता है। उसके बाद फिर बचाने के बाद जब बच गए, सुरक्षित हो गए, फिर उसके बाद खाना पीना की व्यवस्था कराते हैं। उसके बाद कहता है कि सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के बाद उसके भोजन और पेय यानी कि पानी की आवश्यकता होती है, तो वो जरूरी है। साथ में कहता है कि बच्चों के लिए दूध और महामारी से बचने के लिए गर्म जल, भोजन और छोटे जगह से मिलजुल रखने के लिए कहता है कि वातावरण बनाना आकस्मिक प्रबंधन का ही हिस्सा होता था। आकस्मिक प्रबंधन हो गया कि बिल्कुल जल्दबाजी में ये काम, ये 3 काम जो है जो बिल्कुल करना। पहला सबको बचाना, दूसरा कि उनको भोजन पानी की व्यवस्था कराना। क्लियर। अगली अगर बात करें तो ये देखेंगे जो आपका आता है दीर्घकालिक वाला, जो घर बनाना हो या उनको अपने परिवार से मिलाना हो या उनको बहुत अच्छे से माना सारा चीज प्रॉपर्टी वगैरह जो जितना हो वो सारी चीज की व्यवस्था करना, वो दीर्घकालीन में आ जाता है। अब अगला बात करता है कि भूकंप और सुनामी की स्थिति को आकस्मिक प्रबंधन क्या करेंगे। देखिए भूकंप की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन 3 प्रमुख कार्य है। पहला काम यह समझेंगे कि लोगों को राहत कैंप में ले जाना और उसे सभी प्रकार के आवश्यक सुविधा को उपलब्ध करना है। जितना उसको आवश्यक जरूरत चीज है, सुविधा है, वो सारे सुविधा को उसको देना बिल्कुल जरूरी है। बात नहीं कर सकते हैं कि दबे हुए जो लोग हैं, जो जमीन के अंदर दब गए हैं, भूकंप आता है तो जमीन के अंदर दब जाते हैं, कुछ मर जाते हैं, तो उन सबको बाहर निकालना ये सबसे बड़ा काम होता है। तो दूसरा काम, तीसरा काम क्या होता है कि मरे हुए आम लोग हो या जानवर हो, उनको सही स्थान पर धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार उनको दफना करके अंतिम संस्कार करना, और ऐसा न करने पर महामारी फैलने का संभावना रहती है। तो ये 3 काम बिल्कुल करना होना बिल्कुल जरूरी है जब सुनामी और भूकंप आए तब। क्लियर। अब अगला नंबर देखेंगे और ये सबसे लास्ट हम लोग पॉइंट देखेंगे कि आग लगने की स्थिति में क्या करेंगे। तो आग लगने की स्थिति में कहता है शुष्क गर्मी ऋतु में, यानी कि गर्मी का खूब गर्मी का मौसम, अभी जो गर्मी का मौसम चल रहा है, ऐसे वाले जब मौसम चल रहा हो तो गांव में आग से स्वाहा हो जाने और आपदा का ही एक रूप है। बिल्कुल याद रखिए, ऐसे जब समय में इतना गर्मी होते हुए तपती धूप में इतना गर्मी है, और गर्मी में जब कहीं पर आग लग जाए तो उसको बचा पाना, गांव के गांव उजड़ जाना, ये स्वाभाविक बात होता है। तो इससे बचाने के लिए, राहत पाने के लिए कहता है कि एक उपाय है, और ये आकस्मिक प्रबंधन की 3 सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है। पहले क्या कि जो आग में अगर फंस जाता है तो फंसे हुए लोग को पहले बाहर निकालिए। दूसरी बात यह होता है कि जो घायल हो गए हैं उसको तत्काल प्राथमिक उपचार देकर के अस्पताल में पहुंचाइए, ये दूसरा काम है। तीसरा बात ये देखिए कि आग को फैलने से रोकना, बालू या मिट्टी का जल उपयोग करना, जल का उपयोग करके आग को बुझाना चाहिए। और अग्निशमन जो दल होते हैं और जो फायर ब्रिगेडियर वाले कहते हैं हम लोग, उन सबको बुलाना सबसे प्राथमिक धर्म यानी सबसे पहला काम होता है। साथ में अग्निशमन यंत्र है तो इसका भी यूज करके आप आग के प्रभाव को आप कम कर सकते हैं। क्लियर। चलिए थैंक यू इतना तक, और आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद लास्ट वीडियो देखने के लिए। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगला वीडियो आपका आ रहा क्वेश्चन आंसर, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, और सारे के सारे क्वेश्चन आंसर के साथ आपका मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए टोटल क्वेश्चन आप बिल्कुल रगड़ करके आ रहे हैं पैकेट में आज से डाल दिए। चलिए थैंक यू, बाय।